वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है निशा। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम सीरीज है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो माइंड ब्लोइंग, मैं फिर से कह रहा हूँ माइंड ब्लोइंग, मस्ट वॉचेबल है। इस सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है और इसी तरह इस सीरीज का क्लाइमैक्स, भाई साहब यू कांट एक्सपेक्ट द क्लाइमैक्स। इस सीरीज में ओवरऑल से 9 एपिसोड्स है। एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 18 से 20 मिनट का है। आप लोग वीडियो पास करके इन एपिसोड्स का नाम पढ़ सकते हो। तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बंदे से जो हॉस्पिटल में होता है और अचानक से इसकी आंख खुलती है और तभी इस बंदे को कुछ फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं। वहाँ से उठ के वो एक मिरर के पास जाता है, अपना चेहरा देखता है और तभी इसके सामने एक लड़की का चेहरा आता है जिसकी वजह से ये बहुत गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में यही बंदा अपने गाड़ी के साथ किसी जगह पर किसी का वेट कर रहा होता है और सीरीज के दरमियान में हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इस बंदे का नाम होता है आदि और तभी उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही होती है और इसी लड़की का नाम होता है निशा। जब निशा आदि के गाड़ी से गुजर रही होती है तभी आदि निशा को घसीटते हुए अपने गाड़ी में लाता है। निशा हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है लेकिन आदि निशा को एक पंच मारता है जिसके वजह से निशा बेहोश हो जाती है। उसके बाद आदि निशा के हाथ पैर बांध देता है, उसके मुंह पर टेप भी लगा देता है। जब निशा अपनी आँखें खोलती है तो वो किसी बंद कमरे में पाती है और इसी तरह निशा के हाथ बांधे हुए रहते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद आदि वहाँ पर आता है और आदि को देखकर निशा अपने आप में सोचने लगती है, क्या मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा है, क्या मैं इस बंदे को जानती हूँ, क्यों लाया है मुझे यहाँ पर ये। खैर उसके बाद आदि निशा के पास आकर उसके हाथ खोल देता है और उसके सामने खाने की प्लेट रखता है लेकिन निशा आदि को मना कर देती है खाना खाने से। लेकिन इसके बावजूद भी आदि उस प्लेट को निशा के सामने ले जाता है। यह देखकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और उस प्लेट को एक लात मारती है जिसकी वजह से वो खाने की प्लेट कहीं दूर जाके गिरती है। और ये देखकर आदि को बहुत गुस्सा आता है और अपना टूल बॉक्स निकालता है और इस टूल बॉक्स में से आदि एक हैमर निकालता है, तोर की हैमर। और आदि धीरे धीरे निशा का पैर सामने रखता है और उस हैमर से निशा के पैर पर जोर से एक वार करता है। दोस्तों एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकता था लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, सो सॉरी फॉर दैट, मैं वीडियो क्लिप्स ऐड नहीं कर सकता फिलहाल तो। खैर उसके बाद एक और बंदे का इंटरेक्शन होता है और इसका नाम है मुरली और मुरली निशा का फादर है। और इसी वक्त मुरली को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि निशा मिसिंग में है। ये जानने के बाद मुरली बहुत परेशान हो जाता है। इस तरफ आदि निशा के पैर को मरहम पट्टी करने लगता है और उसी तरह निशा चुपचाप खाना खाने लगती है। और इसी दरमियान में निशा आदि से पूछने लगती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों लाए हो। तो आदि निशा से कहने लगता है, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। खैर दूसरे सीन में एक और औरत का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है कीकी, डू यू लव मी। एक्चुअल से कीकी मुरली की बेस्ट फ्रेंड है और मुरली ने ही कीकी को यहाँ पर बुलाया है अपनी बेटी के बारे में, मतलब निशा के बारे में बताने के लिए। यह सुनने के बाद कीकी मुरली से कहने लगती है कि तुम पुलिस में कंप्लेंट कर दो। लेकिन मुरली कहता है नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, इससे मेरा रेपुटेशन खराब होगा। तो कीकी पूछने लगती है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। तो मुरली कहने लगता है मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सर्वानंद, वो एक डिटेक्टिव है, मैं उसे हायर करूंगा। सर्वानंद का नाम सुनते ही कीकी मुरली से कहने लगती है, क्या तुम उस ASSHOLE को हायर करना चाहते हो, वो तो बहुत बड़ा डफर है। लेकिन मुरली कहता है नहीं कीकी, वही मेरा फाइनल ऑप्शन है। उसके बाद कीकी मुरली से कुछ पैसे मांगती है तो मुरली कीकी से कहने लगता है वहाँ पर चेकबुक पड़ी है, चेकबुक ले आओ। इस तरह से जब कभी भी कीकी को पैसों की जरूरत पड़ती तो मुरली कीकी को देने लगता है। उसके बाद एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है कीर्ति, जो फिलहाल किसी बीच के पास बैठी हुई रहती है। और तभी वहाँ पर आदि आता है और अपने हैमर से कीर्ति को भी जख्मी कर देता है और कीर्ति को भी किडनैप करके निशा के पास लाता है। और कीर्ति निशा से पूछने लगती है कौन है वो बंदा, हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाया है। तो निशा कीर्ति से कहने लगती है उसका और हमारा कुछ न कुछ जरूर संबंध है, हमने उसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए वो बंदा हमको यहाँ पर ला रहा है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन सही है तो इसका अगला शिकार रिया होगी। उसके बाद एक और लड़की को दिखाया जाता है और इसी का नाम है रिया। जब रिया कहीं पर जा रही होती है तो आदि अपनी गाड़ी से रिया को फॉलो करने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद रिया जान लेती है कि एक बंदा इसे फॉलो कर रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए रिया वहाँ से भागने लगती है। लेकिन मौके का फायदा उठाकर आदि रिया को क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे अपनी गाड़ी में लाता है और जब आदि रिया को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में इसकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है।
तो आदि अपनी गाड़ी के टायर चेंज करने में लग जाता है और तभी आदि अपनी गाड़ी में रिया को नहीं देखता। मतलब रिया आदि के चंगुल से भाग चुकी है। ये देखने के बाद आदि रिया को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन रिया कहीं दूर छुपी हुई रहती है। खैर थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी चलने लगता है, लेकिन फाइनली आदि रिया को भी पकड़ लेता है, उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसी का नाम है सर्वानंद, प्राइवेट डिटेक्टिव और मुरली का फ्रेंड। और मुरली सर्वानंद को अपनी बेटी निशा के बारे में बताने लगता है कि 2 दिन से निशा गायब है और मुरली ये चाहता है कि सर्वानंद निशा को ढूंढे। लेकिन सर्वानंद मुरली से कहने लगता है, अरे मुरली, मैं तो वो डिटेक्टिव का काम कब का छोड़ चुका हूँ। इट्स नॉट माई वर्क नाउ मैन। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, पूरे सीरीज में इसी बंदे की बहुत ही घटिया एक्टिंग लगी मुझे। खैर उसके बाद मुरली सर्वानंद से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है तो सर्वानंद मान लेता है। जब मुरली सर्वानंद के लिए कॉफी लेने के लिए वहाँ से जाता है तो सर्वानंद की नजर एक फोटो पर पड़ती है। शायद ये फोटो मुरली की वाइफ की है, या तो फिर निशा की, या तो फिर किकी की, मुझे सीधी तरह से समझ में नहीं आया। खैर सर्वानंद उस फोटो को अपने पास रख लेता है। जब मुरली सर्वानंद को छोड़ने के लिए बाहर आता है तो मुरली ये देखता है कि सर्वानंद की गाड़ी डैमेज है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि कल रात आदि जब रिया को फॉलो कर रहा था, उसी वक्त आदि ने सर्वानंद की गाड़ी को ठोक दिया था। और ये बात सर्वानंद को पता नहीं कि किसने इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया। उसके बाद सर्वानंद और उसका असिस्टेंट अपनी गाड़ी को लेकर गैराज में जाते हैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए। और तभी वहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक बंदा सर्वानंद का असिस्टेंट बनना चाहता है, मतलब प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता है, लेकिन सर्वानंद इस बात के लिए मना कर देता है। वो उन दोनों से कहने लगता है, अरे भाई, मेरे पास खुद एक जॉब नहीं है और मैं तुम्हें कहाँ से असिस्टेंट पे रखूँ। और इसी तरह सर्वानंद इन दोनों को एक काम सौंपता है। वो ये है कि जिस किसी ने भी सर्वानंद की गाड़ी को ठोका उसका पता करने के लिए कहता है। उसके बाद सर्वानंद उस फोटो को लेकर बाथरूम में आता है और अपने हाथों के साथ कांड करने लगता है। थक इसकी जात कांडा मारू। इस तरफ आदि एक टेबल लेकर इन तीनों के पास आता है और अपने जेब से एक चाकू निकालकर उस टेबल पर रखता है और इन तीनों से कहने लगता है, मुझे तुम तीनों में से किसी एक की उंगली चाहिए, बताओ कौन देगा। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत घबरा जाते हैं और ये तीनों एक दूसरे में डिस्कस करने लगते हैं कि कौन अपनी उंगली काटेगा। अब चूंकि ऑलरेडी निशा का पैर ऑलरेडी डैमेज कर चुका है तो इसलिए निशा कीर्ति से कहने लगती है, कीर्ति तुम जाओ, जाके अपनी उंगली काट लो। तो बेचारी कीर्ति उसी तरह से घबराती हुई आदि के पास जाती है और उस चाकू को उठाती है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी उंगली को काटे। वो डर के फौरन वहीं पर जाके बैठ जाती है। ये देखकर निशा आगे बढ़ती है, चलो कोई नहीं, मैं ही अपनी उंगली काट लेती हूँ। निशा आदि के पास जाकर अपनी उंगली टेबल पर रखती है, वो चाकू उठाती है और तभी निशा के मन में ये ख्याल आता है, यही अच्छा मौका है निशा, इस बंदे को मार दो। ऐसा सोचते हुए निशा उस चाकू को आदि की तरफ पलटाती है, लेकिन तभी आदि अपने पास से एक और चाकू निकालकर निशा की उंगली काट देता है। मतलब ये सारा सब कुछ विदिन सेकंड में हो जाता है। मतलब निशा अभी भी सोच रही होती है कि वो आदि को मारे, लेकिन यहाँ पर आदि कब का निशा की उंगली उड़ा चुका होता है। बेचारी निशा दर्द के मारे तड़पने लगती है, बहुत सारा खून बहने लगता है। तो उसके 2 सहेलियां निशा को संभालने लगते हैं। ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और रिया आदि को एक लात मारती है, जिसकी वजह से आदि नीचे गिर जाता है। और यही मौके का फायदा उठाकर रिया आदि के पास से उस कमरे की चाबी ले लेती है, उस दरवाजे को ओपन करने लगती है। लेकिन तभी आदि होश में आता है और इन तीनों को रोक लेता है और फौरन आदि उसी चाकू को लेकर रिया को मारने ही वाला होता है कि तभी आदि की घर की घंटी बजने लगती है। ये घंटी सुनने के बाद आदि रुक जाता है। जब आदि बाहर जाता है तो वहाँ पर वो 2 ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि कल रात तुमने एक गाड़ी का एक्सीडेंट किया था ना, तो उन्होंने तुम पर कंप्लेंट किया है, बताओ अब क्या करें। तो आदि इन दोनों से कहने लगता है, क्या हम इस मामले को यहीं पर सुलझा लें। तो वो 2 पुलिस वाले आदि से 5000 रुपए मांगते हैं, तो आदि उसी तरह से उन दोनों को 5000 रुपए दे देता है। उसके बाद आदि अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और पता नहीं क्यों उनमें से एक बंदे को आदि पर शक होने लगता है और ये दोनों दीवार कूद के आदि के घर में जाते हैं। इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता और फाइनली इन दोनों को एक दरवाजा नजर आता है। जब ये दोनों उस दरवाजे को ओपन करने ही वाले होते हैं तभी उस घर में आदि आ जाता है और इसे देखकर वो 2 पुलिस वाले दीवार कूद के बाहर आ जाते हैं। और एक्चुअली आदि मेडिकल स्टोर गया था कुछ बैंडेजेस वगैरह लाने के लिए और इसी तरह आदि कुछ सामान उसी मेडिकल स्टोर में भूल चुका था और आदि को फॉलो करते हुए उस दुकान का एक बंदा आदि के पास आता है उसे सामान लौटाने के लिए और इससे कहने लगता है, अरे मैडम, आप तो अपना सामान वहीं पर भूल के चली गई। तो आदि इस बंदे से कहने लगता है, मैडम नहीं सर कहो।
तो वो बंदा आदि से कहने लगता है, सॉरी सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती। उसके बाद सर्वानंद और उसका असिस्टेंट मुरली के घर जाते हैं, कीकी को बुलाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि कीकी सर्वानंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक्चुअल से कीकी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है और इसी तरह कीकी निशा की केयरटेकर, इसीलिए सर्वानंद कीकी से पूछताछ कर रहा होता है। तो कीकी बताने लगती है कि बचपन में ही निशा की माँ गुजर चुकी थी और निशा का बाप मुरली हर वक्त काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से निशा अकेलापन महसूस कर रही थी और अकेलेपन में निशा को काफी सारे इलनेस आ चुकी थी, जैसे डिप्रेशन, नींद में चलना, अचानक से नींद से जाग जाना और इसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट पेश आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से निशा का बचपन गुजरा और रिसेंटली निशा का एक एक्सीडेंट भी हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद निशा गजनी बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए निशा को सारा सब कुछ याद आ गया। बस इतना ही जानती हूँ मैं निशा के बारे में। ऐसा कहने के बाद कीकी वहाँ से चली जाती है। कीकी जाने के बाद मुरली सर्वानंद को यहीं पर रुकने के लिए कहता है, मतलब खाना खा के जाने के लिए कहता है। इस तरफ निशा की अंतरात्मा हर वक्त निशा के सामने आती रहती है और थोड़ी देर पहले आदि ने इन तीनों के सामने एक पोएम बोला था, तो निशा की अंतरात्मा उसी पोएम को रिपीट करने लगती है और उसी तरह निशा की अंतरात्मा निशा से कहने लगती है, अगर तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा तो पहले तुम लोग आदि के जेब से वो चाबी निकाल लेना होगा, तभी तुम लोग इस कमरे से बाहर जा सकते हो। तो यही बात निशा अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है। इस तरफ एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर मुरली के घर आता है और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो सर्वानंद के मुंह में एक उंगली आती है। ये उंगली देखकर ये तीनों लोग बहुत घबरा जाते हैं और सर्वानंद मुरली से पूछने लगता है, क्या ये फिंगर निशा की है? तो मुरली गौर से देखने के बाद पहचान लेता है कि ये फिंगर निशा की ही है। ऐसा कहते हुए बेचारा मुरली बहुत रोने लगता है। इस तरफ जब आदि इन तीनों के लिए खाना लाता है तो ये तीनों कुछ इस तरह से बैठे हुए रहते हैं, खुशहाल। और जब आदि इन तीनों को खाना परोस रहा होता है तो निशा आदि के पास से चाबी खींचने की ट्राई करने लगती है। तो खैर बहुत देर कोशिश करने के बाद निशा फाइनली आदि के पास से चाबी ले लेती है और जब आदि बाहर जाता है तो ये तीनों लोग उस चाबी की मदद से उस दरवाजे को ओपन करके बाहर जाते हैं, लेकिन अंदर के सारे दरवाजे बंद होते हैं और तभी निशा उस घर के लैंडलाइन से अपने पापा को कॉल करने लगती है। लेकिन आदि वहीं पर होता है इन तीनों को देखता हुआ। मतलब आदि को ऑलरेडी पता था कि इन तीनों ने इसके जेब से चाबी निकाली है। जब आदि निशा के पास आता है तो निशा चुपचाप आदि को वो रिसीवर दे देती है और आदि फिर से इन तीनों को उसी कमरे में लाके पटक देता है और इन तीनों से कहने लगता है कि मुझसे होशियारी करना बंद करो, तुम तीनों की जिंदगी यहीं पर है और तुम तीनों की मौत भी यहीं पर है। खैर आदि जाने के बाद निशा को फिर से उसकी अंतरात्मा नजर आती है और निशा से कहने लगती है, अगर तुम तीनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक है तुम तीनों यहीं पर मर जाओ और दूसरा है तुम तीनों आदि को मार दो। ये सोचने के बाद निशा अपने दोनों सहेलियों को एक आइडिया बताने लगती है कि कैसे आदि को मार के गिरा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि कीर्ति एक अस्थमा पेशेंट होती है। खैर उसके बाद रूटीन ही की तरह आदि इन तीनों के लिए खाना लाता है तो निशा उनमें से एक हड्डी को अपने पास रख लेती है और अपने तीनों सहेलियों को ये प्लान बताने लगती है कि आदि हर हमेशा इस कमरे में अपना राइट लेग से ही आता है। जब आदि इस कमरे में आता है तो रिया तुम अपने नोकीले नाखूनों से आदि पर हमला करना और कीर्ति तुम एक गिलास की मदद से आदि के पैर पर वार करना और इसी तरह मैं इस हड्डी की मदद से आदि का गला काट दूंगी। इस तरह से निशा अपना प्लान इन दोनों को बताती है और ये तीनों उसी तरह से रेडी भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आदि इस कमरे में आता है तो रिया उसी तरह से आदि पर हमला करती है और निशा भी उसी हड्डी से आदि का गला काट देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली निशा आदि को नहीं बल्कि रिया का गला काटा होता है। मतलब आदि ने अपने डिफेंस के लिए रिया को सामने रखा। रिया की लाश को देखकर निशा और कीर्ति ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। खैर इसके बाद आदि रिया की लाश को किसी सैग में बंद करता है और रिया की लाश को अपने गाड़ी में रख के कहीं पर ले जाता है। किसी जगह पर आने के बाद आदि एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और रिया की लाश को वहाँ पर दफना देता है और इसी दरमियान में आदि को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। खैर रिया को दफनाने के बाद आदि मुरली को कॉल करता है, लेकिन आदि अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकालता। ये सुनने के बाद मुरली पहचान लेता है कि ये जरूर निशा का किडनैपर ही बात कर रहा है। मुरली आदि से बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। लेकिन आदि कुछ ना बताते हुए अपना फोन काट देता है। उसके बाद मुरली सर्वानंद को कॉल करता है यही बात बताने के लिए, लेकिन सर्वानंद अपना फोन लिफ्ट नहीं करता और मुरली सर्वानंद के घर जाने के लिए डिसाइड होता है। इस तरह सर्वानंद किसी लड़की के साथ कांड कर रहा होता है
और वो लड़की और कोई नहीं कीकी होती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैन। खैर बेचारा मुरली घबराते हुए सर्वानंद के पास आता है और जो किडनैपर ने मुरली को कॉल किया उसके बारे में सर्वानंद को बताने लगता है। और सर्वानंद अपना फोन लाने के लिए बेडरूम में जाता है और तब जाके सर्वानंद कीकी को बताता है कि बाहर मुरली आया हुआ है। यह सुनने के बाद कीकी बहुत घबरा जाती है। खैर सर्वानंद कीकी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और बाहर आकर सर्वानंद मुरली के पास से वो नंबर लेता है और अपने किसी असिस्टेंट को फोन करके वो नंबर सेंड कर देता है ताकि उस नंबर के डिटेल्स इसे भेजे। यह होने के बाद मुरली यहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन सर्वानंद मुरली को उसके घर जाने के लिए कहता है और आधे घंटे के बाद सर्वानंद खुद मुरली के घर आएगा। खैर जब मुरली वहां से जा रहा होता है तो फिर से आदि मुरली को कॉल करता है और सर्वानंद मुरली को स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। फोन लिफ्ट करने के बाद मुरली फिर से आदि से गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। लेकिन मुरली गाड़ी में जाते जाते अपना फोन बाहर फेंक देता है। खैर मुरली जाने के बाद सर्वानंद कीकी के पास आता है और जो कुछ मुरली के साथ हुआ वो कीकी को बताने लगता है। लेकिन यहाँ पर सर्वानंद मुरली की कुछ भी केयर नहीं कर रहा होता। इस तरफ कीर्ति की जो इनहेलर की दवा होती है वो खत्म हो चुकी होती है और कीर्ति बहुत ही मुश्किल से सांस ले रही होती है। तभी वहाँ पर आदि आता है और निशा आदि को रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज कीर्ति की जान बचा लो, उसे सांस नहीं आ रही है। लेकिन आदि निशा की एक भी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आदि इन दोनों के पास आता है और आदि कीर्ति के गले पर छुरी रखकर निशा को कुछ पैसे और उसे एक फोन देता है ताकि वो मेडिकल स्टोर जाके इनहेलर लाए। अगर इसी बीच में निशा ने कोई होशियारी की, इस तरफ कीर्ति की जान गई तो निशा भी मान लेती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, सीधा मेडिकल स्टोर जाएगी, इनहेलर लेगी और वापस आ जाएगी। बेचारी उसी तरह से बिना चप्पल के बिना जूतों के कड़ी धूप में मेडिकल स्टोर भागने लगती है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद निशा मेडिकल स्टोर आती है। वहाँ पर वो एक इनहेलर और एक सैनिटरी पैड खरीदकर फिर से वापस आदि के घर आ रही होती है और इसी रास्ते में निशा को वो ट्रैफिक पुलिस वाला दिखता है। निशा इस पुलिस वाले से हेल्प मांगने ही वाली होती है, लेकिन तभी निशा को कीर्ति के बारे में याद आता है तो उस पुलिस ऑफिसर को कुछ भी ना बताते हुए वो वहाँ से चली जाती है और कीर्ति के पास आकर उसे उसका इनहेलर देती है। तब जाके कीर्ति सांस ले पाती है। ये देखकर आदि निशा और कीर्ति से कहने लगता है, अच्छा तुम लोगों की जान तो जान, दूसरे लोगों की जान नहीं है क्या? जब तुमने अपनी फ्रेंड को मरता हुआ देखा तो तुम बिना सोचे समझे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर चली गई। देखा निशा, एक जान की कीमत कितनी प्यारी होती है। इस तरह सर्वानंद और उसका असिस्टेंट आदि के फोन को ट्रेस आउट कर लेते हैं, लेकिन वो फोन टूटा हुआ रहता है और तभी वहाँ पर वो दो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और सर्वानंद से कहने लगते हैं कि जिस नंबर से मुरली को कॉल आया वो नंबर मुरली के नाम पर ही रजिस्टर है। यह सुनने के बाद सर्वानंद को बहुत बड़ा झटका लगता है और सर्वानंद मुरली पर शक करने लगता है। इस तरफ रात होने के बाद कीर्ति निशा को यह बताने लगती है, निशा चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, मुझे पता है इस रूम से कैसे बाहर जाते हैं, मैं यहाँ से जरूर भाग जाऊंगी। ये सुनने के बाद निशा कीर्ति से कहने लगती है, अरे यार क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर उसने हमको ऐसा देख लिया तो वो तुम्हें और मुझे भी मार देगा। पहले से ही मैं रिया को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम चुपचाप अपनी आंख बंद करके सो जाओ। खैर जब निशा सो रही होती है तो निशा को फिर से कुछ अजीब के ख्यालात, कुछ अजीब के ख्वाब आने लगते हैं और जब दूसरे दिन निशा अपनी आंख खोलती है तो इसके सामने कीर्ति नहीं होती, वो इस रूम से भाग चुकी है। यह देखने के बाद निशा को बहुत बड़ा झटका लगता है और निशा आदि पर शक करने लगती है कि शायद आदि ने ही कीर्ति को गायब किया होगा, उसे मार दिया होगा। खैर जब दूसरी तरफ आदि अपनी कार में सो रहा होता है तो आदि अपने सामने ये देखता है कि कीर्ति इसके चंगुल से बच के जा रही होती है। ये देखकर आदि बहुत घबरा जाता है और अपने हाथ में हैमर लेकर उसके पीछे जाने लगता है फिर से उसका किडनैप करने के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो कीर्ति नहीं, वो तो कोई और है। और इसी बात का कंफर्मेशन लेने के लिए आदि अपने घर आता है, जहाँ पर आदि ये देखता है कि उस कमरे में कीर्ति नहीं है। यही बात आदि निशा से पूछने लगता है तो निशा साफ इनकार कर देती है कि मुझे नहीं पता कि कीर्ति कहाँ पे गई है और किस तरह से इस कमरे से बाहर गई है। आदि उस कमरे से बाहर आकर अपने घर में कीर्ति की तलाश करने लगता है, लेकिन कीर्ति कहीं पर भी नहीं होती। उसके बाद आदि फिर से निशा के पास जाता है और उससे यही सवाल पूछने लगता है, बताओ कीर्ति कहाँ पर है? तो निशा का भी एक ही जवाब होता है। यह सुनने के बाद आदि फिर से अपना टूल बॉक्स निकालता है और निशा के दांत खींचने लगता है। इस तरह से आदि तकरीबन 3 दांत उखाड़ देता है और फाइनली आदि निशा को एक लात मारता है, जिसकी वजह से निशा बेहोश गिर जाती है
और फिर से निशा को अपना फ्लैशबैक कुछ याद आने लगता है। उसके बाद निशा का बचपन दिखाया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि बचपन में ही निशा की माँ गुजर चुकी थी और निशा का फादर निशा को टाइम नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से निशा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और इसी दरमियान में मुरली का फ्रेंड सरवानन निशा को सेक्सुअली असल्ट कर रहा था, उसके साथ बहुत ही गंदी गंदी हरकतें कर रहा था और इसी की वजह से निशा डिप्रेशन में जाती रही। लेकिन एक दिन निशा ने अपने फादर की गन लेकर सरवानन पर पॉइंटेड की, उसे डराने धमकाने लगी। तब जाके सरवानन निशा के पास नहीं आया। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर निशा को होश आता है और आदि निशा से कहने लगता है जाओ जाके अपना फेस वॉश करके आओ। तो निशा उसी तरह से अपना फेस वॉश करके आती है और आदि निशा से कहने लगता है अपने कपड़े उतारो। तो बेचारी निशा उस तरफ पलट के अपने कपड़े उतारती है। उसके बाद आदि निशा को एक शर्ट देता है पहनने के लिए और उससे कहने लगता है आज के बाद से तुम्हारी दुनिया और छोटी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए आदि निशा को एक बॉक्स दिखाता है और इस बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है। अब निशा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, निशा उस बॉक्स में जाती है और आदि उस बक्से को बंद कर देता है और उसे कहने लगता है जब तक तुम कीर्ति का आता पता नहीं बताओगी तब तक तुम इसी बक्से में रहोगी। इस तरफ फिर से वो दो ट्रैफिक पुलिस वाले सरवानन के पास आते हैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर। वो ये है कि कुछ दिनों पहले मुरली की नाम से रजिस्टर हुई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो केस पुलिस स्टेशन में भी नहीं गया। शायद मुरली ने पैसे देकर उस केस को रफा दफा कर दिया होगा। और इसी बातों ही बातों में एक पुलिस वाला निशा की फोटो देखता है। ये फोटो देखने के बाद वो पुलिस वाला निशा को पहचान लेता है और सरवानन से कहने लगता है अरे सर, इस लड़की को तो मैंने 2 दिन पहले रोड पर देखा था और वो भी घबराई हुई थी और उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो लड़की निशा है। इस तरह बहुत देर बंद करने के बाद आदि निशा के पास आता है और निशा से वही सवाल करने लगता है कि कीर्ति कहाँ पर है, कैसे वो यहाँ से गई। तो निशा कहने लगती है देखो बेटा, कीर्ति इस कमरे से कैसे बाहर गई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर इस बॉक्स से और इस कमरे से बाहर जाऊंगी। ये सुनने के बाद आदि को बहुत गुस्सा आता है और आदि फौरन उस बक्से को लॉक कर देता है और उस लॉकर को अपने हाथ में हैंडकफ्स कर लेता है और बहुत देर तक उसी बक्से के पास टहलता रहता है और थोड़ी देर बाद उसी बक्से के ऊपर सो जाता है। तो कुछ देर बाद जब आदि अपने आंखें खोलता है तो वो निशा को बुलाने लगता है, पूछने लगता है ये निशा जिंदी हो या मरी हो, लेकिन निशा की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर आदि बहुत घबरा जाता है और फौरन वो उस बक्से को ओपन करता है तो सच में उस बक्से में निशा नहीं होती। ये देखकर आदि फौरन अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर जाता है और तभी वहाँ पर वो 2 ट्रैफिक पुलिस वाले आदि के घर में आते हैं, उस कमरे में आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उस कमरे में कोई भी नहीं होता। इस तरफ आदि डायरेक्ट निशा के घर में आता है और मुरली से निशा को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन मुरली आदि को रोकने की कोशिश करता है और ऑफ कोर्स वहीं पर कीकी भी होती है। तो कीकी आदि से पूछने लगती है क्यों तुमने निशा को किडनैप किया, क्या वजह है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इस लड़की का नाम है नित्या और नित्या आदि की वाइफ होती है और आज इन दोनों की पहली सालगिरह है, जिसकी वजह से आदि और नित्या सेलिब्रेट करने के लिए किसी पब आते हैं और इसी वक्त नित्या भी आदि को एक सरप्राइज देती है कि ये माँ बनने वाली है, जिसकी वजह से इन दोनों की खुशियाँ दुगनी हो जाती है। और तभी उसी क्लब में ये तीनों लड़कियां भी वहां पर आती है, निशा, कीर्ति, रिया, और ये तीनों एक लड़के को फॉलो करते हुए बाथरूम में आते हैं। एक्चुअली कुछ समय पहले इस लड़के ने कीर्ति को छेड़ा था, कीर्ति पर हाथ डाला था, तो इसी लड़के को वार्न करने के लिए निशा अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंटेड करती है। ये गन देखकर वो बंदा समझ रहा होता है कि शायद ये नकली गन है, तो निशा उसे प्रूफ दिखाने के लिए साइड में फायर करती है। तब जाके उस बंदे को यकीन होता है कि ये असली गन है और इन तीनों से माफी मांगने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी ये तीनों ये देखते हैं कि एक बाथरूम से खून बह रहा है। ये देखकर ये तीनों बहुत घबरा जाते हैं। जब उस बाथरूम का दरवाजा ओपन करते हैं तो वो एक्चुअली नित्या होती है। मतलब जब निशा ने साइड में फायर की थी वहाँ पर उस बाथरूम में नित्या थी और वो गोली नित्या को लगी, नित्या मर गई। तो ये तीनों फौरन नित्या की लाश को किसी प्लास्टिक कवर में बंद करते हैं और उस बाथरूम की सफाई करने लगते हैं और नित्या की लाश को अपनी कार के पास लाते हैं। उसके बाद ये तीनों ट्रैवल करते हुए किसी ब्रिज के पास जाते हैं और ये तीनों नित्या की लाश को पानी में फेंक देते हैं और वापस ही नित्या को ये याद आता है कि इसकी गन और इसकी पर्स वही बाथरूम में है। तो उसी को लेने के लिए ये तीनों फिर से उसी क्लब जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ना इसकी गन होती है ना इसकी पर्स होती है
वो तीनों घबराते हुए निशा की कार में आते हैं चेक करने के लिए, लेकिन तब निशा नित्या की गाड़ी में आदि होता है और आदि इन तीनों से नित्या के बारे में पूछने लगता है। तो ये तीनों साफ इनकार कर देते हैं कि नित्या कौन है हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअली आदि सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि इन तीनों ने एक ब्लैक कवर को गाड़ी में रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों आदि को सच नहीं बताते। और तभी निशा आदि के हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है। इस तरह से इन चारों में हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है और कीकी आदि से कहने लगती है, देखो आदि, जो तुमने कहा वो सच है, लेकिन इस कहानी में एक थोड़ा करेक्शन है। उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही पर्सन बचा है और वो है निशा। सारे लोग मर चुके हैं। यह सुनने के बाद आदि कीकी से कहने लगता है, अबे औरत, तुम पागल हो चुकी हो क्या? उस एक्सीडेंट के बाद मैं भी जिंदा हूँ। यह सुनने के बाद कीकी आदि को ऊपर बुला ले जाती है कुछ चीज दिखाने के लिए और आदि को एक मिरर के सामने लाके खड़ा करती है। तब जाके हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर आदि नाम का कोई बंदा ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ निशा होती है। मतलब निशा ही आदि है और आदि ही निशा है। सच में यार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब चूंकि कीकी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है तो कीकी निशा को बताने लगती है कि तुमको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसे अपने पास्ट को याद करने के लिए कहती है। जब निशा का एक्सीडेंट हुआ था तो निशा कुछ दिनों बाद अपने बेड से उठी और ये सीन वही है जो सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और उस वक्त निशा आदि के पर्सनालिटी एक्सेप्ट कर ली और निशा अपने आप को आदि समझ रही थी और आदि को इंसाफ दिलाने में लग गई। खैर, इसके बाद फिर से निशा का ट्रीटमेंट होने लगता है और इस बार मुरली निशा के करीब ही होता है। कुछ दिनों बाद निशा ठीक हो जाती है, अपने घर आती है और अपने फादर के साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड करने लगती है। इस तरफ कीकी मिठाई का डब्बा लेकर सर्वानंद के पास आती है और सर्वानंद को बहुत ही प्यार से मिठाइयाँ खिलाने लगती है। और इसी बातों ही बातों में कीकी सर्वानंद से एक सवाल करने लगती है, सर्वानंद, मुझे ये बताओ, क्या तुमको छोटी बच्चियों को देखकर मूड बनता है? ये सवाल सुनने के बाद सर्वानंद बहुत गुस्सा होने लगता है और कीकी को डांटने लगता है, ये क्या बेहुदा सवाल है कीकी, ये गलत है, ऐसा मत सोचो तुम। ऐसा कहते हुए सर्वानंद की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि कीकी ने उस मिठाई में जहर मिला के सर्वानंद को दिया। उसके बाद कीकी सर्वानंद को नीचे लेटाती है और उसके फेस पर वो खटिया रखती है और उस खटिया के ऊपर ये बैठ जाती है, जिसकी वजह से सर्वानंद तड़प तड़प के मर जाता है और अपने मन में कहती है कि तुम जैसों का ऐसा ही हाल होना चाहिए। उसके बाद फिर से निशा को दिखाया जाता है और तभी निशा की घर की घंटी बजने लगती है। जब निशा अपने दरवाजे को ओपन करती है तो वहाँ पर नित्या होती है। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून बेबी।